हेलो, allheaddeals.com में आपका स्वागत है। आज के लिए मैं आपका होस्ट हूँ। पिछली क्लास में हमने हमारी कंपनी और भारत में ई कॉमर्स की ग्रोथ पर एक नज़र डाली थी। अब हमारे इस भाग में इंटरनेट के बेसिक और व्यवहारिक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आज से हमारे अध्ययन का विषय इंटरनेट की अच्छी समझ को डेवलप करने का है। हम इस बात को पहचानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इंटरनेट होता क्या है, कैसे पर्दे के पीछे काम करता है, और इन बातों को बेहतर समझने के लिए हम प्रैक्टिकल प्रदर्शनों को भी देखेंगे। हमें आशा है कि आपको आज का सत्र पसंद आएगा। चलिए आरंभ करते हैं। हम आज एक डिजिटल युग में रहते हैं। हम सभी जानते हैं या हमने सुना है कि इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आज संचार, व्यापार और अर्थव्यवस्था में। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि दुनिया वास्तव में इस एक फैक्टर पर अत्यधिक डिपेंड हो गई है जिसका नाम है इंटरनेट। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश भागों को आज इंटरनेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित कर रहा है। टिकटिंग, शॉपिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि वास्तव में इंटरनेट है क्या? यह इतना शक्तिशाली कैसे बना और हमारा जीवन इंटरनेट पर इतना निर्भर कैसे हो गया? ठीक है, समझना शुरू करते हैं कि इंटरनेट क्या है। चलिए एक छोटे उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक केबल के साथ दो कंप्यूटर जोड़ दिए। आप क्या उम्मीद करते हैं? स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद करते हैं कि दोनों कंप्यूटर डेटा शेयर करने के लिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करने में सक्षम हों। अब अगर हम इस दृश्य में किसी अन्य कंप्यूटर को जोड़ देते हैं और इसे मौजूदा दो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं? फिर से आपको इन सभी तीनों कंप्यूटर्स के एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने के लिए उम्मीद है। अब एक काफी बड़े स्तर पर यह सोचिए। इस तरह दुनिया के सभी कंप्यूटर की कल्पना की कोशिश करिए। अब जो आप देख रहे हैं वो इंटरनेट का एक रूप जैसा है। यह कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुनिया के सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़े हुए एक विशाल नेटवर्क है जो आपस में डेटा शेयर करने के लिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करने में सक्षम है। तो सीधे शब्दों में कहें तो इंटरनेट विभिन्न छोटे छोटे नेटवर्क का एक संग्रह है जो कि आपस में कम्युनिकेशन के पर्पस से एक बड़े नेटवर्क के रूप में जुड़े हैं। इस नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर की सर्विस, वेबसाइटों की तरह विशेष भूमिका होती है, जैसे कि ईमेल सेवा आदि। इन कंप्यूटरों को सर्वर कहा जाता है और अन्य नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटरों को सेवा प्रदान करने के लिए ये विशेष रूप से बने होते हैं। एंड यूजर के रूप में हम इंटरनेट से जुड़ते हैं इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी या आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल आदि। हमारा इन कंपनियों से जुड़े होने का मतलब है कि हम ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो अब आपके पास वास्तव में एक साफ तस्वीर है कि इंटरनेट है क्या। तो हम अगले भाग में जाएं। अब सवाल है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। पूरा इंटरनेट एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट पर लेन देन के अधिकांश मामलों में वहां हमेशा एक कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और एक अन्य कंप्यूटर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम है yahoo.com। इस सिंपल एग्जाम्पल में भी आपका कंप्यूटर एक क्लाइंट कंप्यूटर है और सेवा उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर दुनिया के दूसरे कोने में भी हो सकता है। पूरा प्रोसेस आपके कंप्यूटर से सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजने के साथ शुरू हुआ।
दूसरे छोर पर सर्वर उस वेबसाइट के पहले पेज के साथ जवाब देता है जो कि आप देखना चाहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय लेती है, पर इस समय के भीतर आपका अनुरोध अमेरिका जाकर वापस आ सकता है। नॉर्मली इंटरनेट पर किसी भी एक्टिविटी के लिए यही तरीका इस्तेमाल होता है, चाहे एक ईमेल भेजना हो या इंटरनेट पर ऑनलाइन चैटिंग हो अथवा एक ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन। एक क्लाइंट कंप्यूटर का रिक्वेस्ट और सर्वर से एक रिप्लाई का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। तो संक्षेप में कहें तो इंटरनेट कई छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़कर बनाया गया एक बड़ा नेटवर्क है, और इस पर अधिकतर काम जो होता है वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल, रिक्वेस्ट और रिप्लाई पर निर्भर होता है। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम पिंग कमांड पर एक प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं। पिंग कमांड दुनिया में कंप्यूटर या किसी भी वेबसाइट के लिए अपनी कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए तरीका है। हम पिंगिंग के जरिए अपनी कनेक्टिविटी yahoo.com तक चेक करने की कोशिश करेंगे। एक पिंग एक गूंज की तरह है। आप सर्वर को एक पिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं और यह एक रिप्लाई के साथ आपका अनुरोध आपको वापस दे देता है। यदि उत्तर पूरी तरह से प्राप्त होता है तो इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर की कनेक्टिविटी पूरी तरह से काम कर रही है। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको एक इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर की जरूरत है। ऐसे कंप्यूटर पर रन प्रॉम्प्ट पे जाइए या अपने कीबोर्ड पर विंडोज प्लस आर की कॉम्बिनेशन प्रेस करिए। इस प्रॉम्प्ट पर लिखिए CMD और एंटर प्रेस करिए। इससे आपके कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखिए पिंग, स्पेस दीजिए, लिखिए yahoo.com और अब एंटर प्रेस कर दीजिए। अब कुछ सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें। आपको यहां जो नतीजा मिला है वो देखते हैं। वहां लिखा होगा पिंगिंग yahoo.com 32 बाइट्स डेटा के साथ। इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर अनुरोध भेज रहा है yahoo.com को। जवाब में आपको जो मिला है वो ये है रिप्लाई फ्रॉम, IP एड्रेस, ये पता है yahoo.com वेब सर्वर का, बाइट्स इक्वल टू 32, टाइम इक्वल टू x मिलीसेकेंड्स, TTL इक्वल टू 53। इसका मतलब ये है कि yahoo.com पर सर्वर ने उत्तर दिया है और इसको x मिलीसेकेंड्स लगा हमारे कंप्यूटर तक पहुंचने में। इसके अलावा यहां नीचे आंकड़े दिखाए गए हैं। यह कहते हैं पिंग स्टैटिस्टिक्स, उदाहरण के लिए 98.139.127.62, पैकेट्स sent equal to 4, received equal to 4, lost equal to 0, मतलब 0% लॉस। मिली सेकेंड में लगभग आने जाने का यात्रा समय मिनिमम इक्वल टू x मिली सेकेंड्स, मैक्सिमम इक्वल टू y मिली सेकेंड्स, एवरेज इक्वल टू z मिली सेकेंड्स। इसका मतलब यह है कि हमारे कंप्यूटर ने 4 रिक्वेस्ट डेटा पैकेट yahoo.com को भेजे। इन 4 पैकेट के सभी 4 लौट आए और कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि एक पैकेट को वापस आने के लिए कम से कम समय लगा x मिलीसेकेंड्स, जबकि अधिकतम y मिलीसेकेंड्स था, जिससे एवरेज बना z मिलीसेकेंड। इस एक्सपेरिमेंट के साथ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे एक रिक्वेस्ट और रिप्लाई मेथड प्रैक्टिकली काम करता है और पूरा इंटरनेट कैसे इस सिद्धांत पर काम कर रहा है। अगले भाग में हम इंटरनेट को बनाने वाले अलग अलग कंपोनेंट पर एक नजर डालने जा रहे हैं।
हम काफी चर्चा करेंगे कंप्यूटर, केबल, राउटर्स और सर्वर के बारे में। इस सेक्शन में हम कोशिश करेंगे और समझेंगे उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आज के इंटरनेट को चलाता है। इंटरनेट को सिंपल तरीके से ऐसे समझा जा सकता है। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे, यहाँ एक क्लाइंट कंप्यूटर है। ये एक ISP के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा है। इंटरनेट एक क्लाउड के रूप में दिखाया गया है और यह कहता है कि राउटर्स क्लाउड के पीछे हैं। दूसरे छोर पर एक सर्वर है जो दूसरी तरफ से आने वाली क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। कृपया ध्यान दें कि यह एक सिंपल डायग्राम है। वास्तव में सर्वर दुनिया के दूसरे कोने में हजारों मील की दूरी पर स्थित हो सकता है। अब चलिए इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्लाइंट कंप्यूटर आपका स्वयं का कंप्यूटर है। यह कोई भी सामान्य कंप्यूटर हो सकता है जिसके द्वारा इंटरनेट से जुड़ा जाए। यह क्लाइंट कंप्यूटर एक ISP के द्वारा एक क्लाउड से जुड़ा हुआ लग रहा है। ISP वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है और यहाँ क्लाउड एक विशाल नेटवर्क है जो कि इंटरनेट को दिखाता है। क्लाउड के द्वारा दिखाने का कारण इसके पीछे नेटवर्क की जटिलता को सिंप्लीफाई करने का तरीका है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। क्लाउड के पीछे आमतौर पर कई उपकरणों का एक कलेक्शन है जो कि बनाता है इंटरनेट का बैकबोन। इसके पीछे सबसे अधिक आपको मिलेगा एक राउटर। एक राउटर ऐसा डिवाइस है जो आपके पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का सबसे आसान रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ सर्वर फिर से एक कंप्यूटर है, आमतौर पर एक बड़ा कंप्यूटर जो कई क्लाइंट्स को एक ही समय पर कोई विशेष या स्पेशल सर्विस देने के लिए बनाया गया है। यह स्पेशल सर्विस हो सकती है एक वेबसाइट, या हो सकती है ईमेल सर्विस, या कोई और सर्विस हो सकती है। इन सभी चीजों को और अच्छे से समझने के लिए एक क्लाइंट एक सामान्य कंप्यूटर की तरह हो सकता है, कुछ ऐसा। एक राउटर इस तरह का दिखता है। और एक सर्वर इस तरह का हो सकता है, या फिर ऐसा। वो केबल जो कि पूरी दुनिया को जोड़ रही हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं और वो ऐसी दिखती हैं। कई बार ये तार अंडरग्राउंड होते हैं। कई बार ये केबल दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे से जाते हैं। यह एक उदाहरण है एक भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल का, और यह एक उदाहरण है समुद्र के अंदर से जा रही ऑप्टिकल फाइबर केबल की। इंटरनेट की कला को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस चित्र पर एक नजर डालते हैं। यह तस्वीर दुनिया भर में समुद्र के नीचे से जाने वाली तारों को दिखा रही है जो हमें कनेक्ट करती है ग्लोबली। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बहुत सारे केबल कनेक्शन हैं जो कनेक्ट करते हैं यूरोप और अमेरिका को, और उसी तरह दूसरे क्षेत्रों को भी। इन केबल्स के मालिक ज्यादातर दुनिया भर की बड़ी ISP कंपनियां होती हैं। अगले भाग में हम इंटरनेट की ग्लोबल नेचर को देखने और समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इंटरनेट की ग्लोबल नेचर को समझने के लिए मेरे पास आपके लिए एक सुंदर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है विजुअल ट्रेस राउट। इस एक्सपेरिमेंट में हम कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे उस वास्तविक रास्ते को जिसके जरिए पैकेट इंटरनेट पर किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जैसे yahoo.com। आप वास्तव में देखेंगे कि पैकेट सभी जगह से होता हुआ अंत में कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको फिर से एक इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होगी।
अपने कंप्यूटर पर अपने वेब ब्राउजर खोलें। अब google.com पर जाएं। google.com पर सर्च करें विजुअल ट्रेस राउट। कई सारे रिजल्ट आप देख पाएंगे। उनमें से पहला रिजल्ट क्लिक करें, जो कि होगा yougetsignal.com। इस रिजल्ट पर क्लिक करने पर आप पहुंचेंगे इस वेब पेज पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। ये वो रास्ता है जिसका आप पता लगाना चाहते हैं। यहां दो विकल्प हैं, होस्ट ट्रेस और प्रॉक्सी ट्रेस। जैसा कि आप नीचे विवरण देखते हैं, होस्ट ट्रेस वेबसाइट से डेस्टिनेशन तक एक डायरेक्ट ट्रेस है, जबकि प्रॉक्सी ट्रेस हमारे कंप्यूटर से डेस्टिनेशन तक का रास्ता दिखाएगा। इनमें से हमें चुनना होगा प्रॉक्सी ट्रेस। ट्रेस शुरू करने के लिए टाइप करें yahoo.com डेस्टिनेशन बॉक्स में और अब प्रॉक्सी ट्रेस बटन पर क्लिक करें। अब लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें और ट्रेस को पूरा होने दें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेस खत्म हो गया है। आपका रिक्वेस्ट पैकेट भारत से दुबई होता हुआ यूरोप के लिए और अंत में अमेरिका के लिए गया है। अमेरिका के भीतर भी पैकेट अंतिम मंजिल तक पहुंचने से पहले कई राउटर पार करता है और अंत में पहुंचता है yahoo.com वेब सर्वर पर। किसी भी राउटर के नाम पर क्लिक करने पर आपको इसके बारे में विस्तार से पता चलता है, जैसे कि उसका आईपी एड्रेस और उसका स्थान। आप इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी कर सकते हैं दूसरे डेस्टिनेशंस को लेकर, उदाहरण के रूप में। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में स्पष्ट रूप से देखा, इंटरनेट वास्तव में सचमुच ग्लोबल है। एक इंटरनेट डेटा पैकेट के लिए कोई सरहद, कोई सीमा नहीं होती, और यही चीज इंटरनेट को इसकी आज असीम शक्ति देती है। इसके साथ हम इंटरनेट वर्किंग के हमारे इस सत्र को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इस पर आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी और इंटरनेट के पीछे बारीकियों के बारे में आपको एहसास हुआ होगा। अगले सत्र में हम इंटरनेट वर्किंग डिटेल और इसके बारे में कुछ और तथ्यों और आंकड़ों पर अधिक ध्यान देंगे। आपके आज के समय के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह सत्र आपको पसंद आया। कृपया इस कार्यक्रम को देखते रहिए।